नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले जमीन में कहीं खो गई थी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे शानदार और सबसे प्लान्ड सभ्यताओं में से एक बस एक इत्तेफाक से दुनिया के सामने आ जाए। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हड़प्पा के मिलने की असली दास्तान है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाइए। आज से लगभग 4,500 साल पहले इन शानदार शहरों को बसाया गया। फिर करीब 3,900 साल पहले इनका पतन शुरू हो गया। सदियों तक ये शहर गुमनामी के अंधेरे में दफन रहे, जब तक कि लगभग 150 साल पहले ये अचानक से दुनिया के सामने नहीं आ गए। और इसके बाद करीब 100 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी औपचारिक खुदाई शुरू की, जिसके राज आज भी परत दर परत खुल रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 150 साल पहले। हम पंजाब में हैं और उस दौर में भारत में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। उस वक्त रेलवे इंजीनियरों को पटरियां बिछाने के लिए बहुत सारी मजबूत पक्की ईंटों की जरूरत थी, और इसी तलाश में वो एक पुराने टीले पर जा पहुंचे, जो असल में हड़प्पा शहर का खंडर था। उन्हें क्या पता था कि ये कोई मामूली टीला नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छी ईंटों का खजाना है, और वहां से हजारों की तादाद में प्राचीन ईंटें उखाड़ कर पटरियों में लगा दी। अनजाने में उन्होंने इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। फिर कई दशकों बाद जब पुरातत्वविदों की नज़र इस जगह पर पड़ी, तब जाकर ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक के बचे हुए निशान हैं। और क्योंकि हड़प्पा वो पहली जगह थी जो मिली, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो खोज तो हो गई, पर आर्कियोलॉजिस्ट को वहां मिला क्या? उन्हें एक ऐसे शहर का ब्लूप्रिंट मिला जो इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग का एक जिंदा जागता सबूत था। एक ऐसा डिजाइन जो अपने समय से मीलों आगे था। हड़प्पा के ज्यादातर शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा था नगर दुर्ग। ये पश्चिम की तरफ एक ऊंचे टीले पर बना छोटा इलाका था। ऐसा लगता है कि यहाँ खास इमारतें थीं और शायद शासक वर्ग के लोग रहते थे। और दूसरा था निचला नगर, जो पूरब की ओर एक बड़े और निचले इलाके में फैला था। ये वो जगह थी जहां आम लोग रहते थे, मतलब ये मेन रेजिडेंशियल एरिया था। और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी प्लानिंग। ऐसा नहीं था कि किसी ने कहीं भी घर बना लिया, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पूरे शहर का एक नक्शा तैयार किया जाता था। फिर एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में सड़कें और नालियां बनाई जाती थी, और उसके बाद ही इन तय रास्तों के किनारे किनारे घर बनाए जाते थे। मतलब ये आज के किसी भी मॉडर्न शहर की प्लानिंग को टक्कर दे सकता है। और इनकी साफ सफाई की व्यवस्था, वो तो कमाल ही थी। सोचिए, ज्यादातर घरों में अपना प्राइवेट बाथिंग एरिया होता था। नालियों को एकदम सीधी लाइन में हल्की सी ढलान के साथ बनाया गया था, ताकि पानी रुके नहीं, आसानी से बहता चला जाए। और सबसे बड़ी बात, गंदगी और बीमारियों से बचने के लिए ये सारी नालियां ढकी हुई होती थीं। इतना ही नहीं, इनको साफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बने हुए थे। लगभग 5,000 साल पहले पब्लिक हेल्थ के बारे में इतनी गहरी सोच सच में कमाल है। शहर की बनावट तो हमने देख ली, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? वहां रहने वाले लोग कैसे जीते थे? चलिए आर्कियोलॉजिकल सुरागों की मदद से उस दौर की जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर मिला है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ कहते हैं। माना जाता है कि ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल शायद खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों द्वारा धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। इसे बनाने का तरीका उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग को दिखाता है। इसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था, पर सबसे कमाल की बात यह है कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक टार यानी चारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ताकि पानी बिल्कुल भी लीक ना हो। तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थीं, और इसके चारों ओर कमरे बने थे, शायद कपड़े बदलने के लिए। और इसमें पानी पास के ही एक कुएं से भरा जाता था। हर एक चीज कितनी सोची समझी थी। पर कहानी सिर्फ मोहनजोदाड़ो की नहीं है। कालीबंगा और लोथल जैसे दूसरे शहरों में अग्निकुंड के सबूत मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि यज्ञ और दूसरे तरह के अनुष्ठान भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थे।
तो एक आम हड़प्पा वासी का घर कैसा दिखता होगा, चलिए एक झलक देखते हैं। घर अक्सर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर में घुसते ही एक खुला आंगन होता था, जिसके चारों तरफ कमरे बने होते। यही आंगन घर का सेंटर पॉइंट था। यहीं खाना पकता था, यहीं बुनाई जैसे काम होते थे। और जैसा हमने पहले भी कहा, साफ सफाई यहाँ भी जरूरी थी। ज्यादातर घरों में अपना अलग नहाने का एरिया था, और कुछ घरों में तो पानी के लिए अपना कुआं तक था। अब बात करते हैं उन चीजों की जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके औजार, उनके गहने, उनके बर्तन। ये चीजें ही वो सुराग हैं जो हमें उनके हुनर और उनके व्यापार के बारे में बताते हैं। पुरातत्वविदों को जो मिला ना, वो किसी खजाने से कम नहीं था। तांबा, कांसा, सोना और चांदी से बने औजार, हथियार और गहने, चौट पत्थर से बने एकदम सटीक वजन के बाट, कार्नीलियन जैसे कीमती पत्थरों से बने मनके, पत्थर की बनी मोहरें जिन पर अक्सर जानवरों की खूबसूरत नक्काशी होती थी, और काले रंग के डिजाइन वाले वो खास लाल मिट्टी के बर्तन। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,000। आज से लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास उगाई जा रही थी। और तो और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के सबूत भी मिले हैं। मतलब हड़प्पा के लोग कपड़ा बनाना और पहनना दोनों जानते थे। वो लोग सिर्फ कुदरती चीजों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि नई चीजें बनाने में भी माहिर थे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फेयांस। ये एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था जिसे वो रेत या स्फटिक पत्थर के पाउडर को गोंद में मिलाकर और फिर आग में पकाकर बनाते थे। इससे वो खूबसूरत मनके, चूड़ियां और छोटे छोटे बर्तन तैयार करते थे। ये उनकी टेक्नोलॉजी का सबूत है। पर ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? ये स्लाइड उनके जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क को दिखाती है। तांबा आज के राजस्थान और यहाँ तक कि ओमान से आता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक से आता था और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। मतलब साफ है, ये कोई अलग थलग सभ्यता नहीं थी, बल्कि इनका व्यापार हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी दूर तक फैली हुई सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ये इस कहानी का सबसे बड़ा और आज तक अनसुलझा रहस्य है। आज से लगभग 3900 साल पहले कुछ बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने धीरे धीरे इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लिखना, मोहरों का इस्तेमाल, बाट का प्रयोग सब बंद हो गया। दूर देशों से आने वाला कच्चा माल भी कम हो गया। सब कुछ जैसे बिखरने लगा था। तो आखिर इस महान सभ्यता का हुआ क्या? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इसके पतन को लेकर कई थ्योरीज हैं, पर कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका कारण बनी। हो सकता है किसी भयंकर बाढ़ ने सब तबाह कर दिया हो, या फिर धीरे धीरे शासकों का कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। सच तो ये है कि शायद इन सभी वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता को उसके अंत की ओर धकेल दिया। हड़प्पा का अंत भले ही एक राज हो, पर उसका उदय और विकास हमें शहरी जीवन, प्लानिंग और प्रकृति के साथ तालमेल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हड़प्पा के बनने और बिगड़ने की कहानी से हमारे आज के आधुनिक शहर क्या सबक सीख सकते हैं?